हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो आज हम केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए ये क्लास 11th क्लास वाले बच्चों के लिए तो है ही, उसके साथ साथ 12th वाले उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जिनको केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने में, केमिस्ट्री के साथ समझ बिठाने में प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए 12th वाले बच्चे भी अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो उनकी भी केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और 11th वाले बच्चों के लिए तो है ही, क्योंकि हमें तो 11th में केमिस्ट्री को जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो हम पहले कुछ हिस्टोरिकल बातें करेंगे, हालांकि केमिस्ट्री कहाँ से आई, केमिस्ट्री में किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसी कुछ बातें करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखो ये जो केमिस्ट्री है ना, ये हमें एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़नी होती है जिसका नाम है रसायन विज्ञान। अगर हम इस केमिस्ट्री शब्द की ही बात कर लें तो ये केमिस्ट्री शब्द मिस्र भाषा के एक शब्द चीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, तो आप कह सकते हैं कि ये मिस्र भाषा के शब्द चीमिया से बना है, जिसका मीनिंग होता है काला रंग। हालांकि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल, यानी रसायनों का अध्ययन करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री को आजकल हम लोग केमिकल साइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक, अब जरा गौर करो और अपने आसपास देखो और महसूस करो कि आपको कहाँ कहाँ केमिस्ट्री दिखाई देती है। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में केमिस्ट्री दिखाई देगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप सभी लोग खाना तो खाते होंगे, बोलो खाते हैं कि नहीं खाते? अगर आप लोग खाना खाते हैं तो खाने में चपाती वगैरह खाते होंगे गेहूँ की। ठीक, वो क्या होता है? दरअसल गेहूँ के अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब आप खुद ही बताओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में आप कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ही तो पढ़ते हैं। आप जब कभी बीमार होते हैं, कोई परेशानी आपको हो जाती है, तो आप दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो दवाइयों के अंदर भी बेसिकली क्या होता है? साल्ट होते हैं। और साल्ट के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना होता है? केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ना होता है। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े क्या होते हैं? कपड़े दरअसल बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक, पॉलीमर होते हैं। और पॉलीमर के बारे में भी आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। आपकी बॉडी में हजारों तरह की रिएक्शंस होती हैं जिनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। बेसिकली उनकी स्टडी भी हम लोग कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। आपने अब तक पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ठीक, जिसका फॉर्मूला क्या है बताओ? C6H12O6। ऐसे कंपाउंडों को भी आप कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। तो आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि केमिस्ट्री जीवन के हर क्षेत्र के अंदर समाई हुई है। यानी लाइफ का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां हमें केमिस्ट्री दिखाई ना देती हो। तो केमिस्ट्री बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फील करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फीलिंग्स में भी लेकर के आनी है। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम प्रैक्टिकल्स भी खूब करते हैं। इस तरह से देखो, ये क्या है? ये एक ट्यूब है जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब, मतलब परख नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परख नली। इन सब का जिक्र केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में होता है, केमिस्ट्री के अंदर होता है। जैसे ये कोई फ्लास्क है। क्या है? फ्लास्क। और इस फ्लास्क के अंदर आप देख रहे हैं एक पर्पल कलर का सा सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये सॉल्यूशन KMnO4 का हो सकता है। अब बताओ, KMnO4 जिसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बारे में भी आप कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है एक बहुत सरल सब्जेक्ट है। बस अगर आप जीरो लेवल से अंडरस्टैंडिंग बिठाने लगे ना, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहद आसान हो जाता है, और आपको हर चीज़ को धीरे धीरे से समझकर ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब जरा देखो, इनको पहचानते हैं आप? ये कौन है? अब कैसे पहचानेंगे? ये कोई हमारे रिश्तेदार तो है नहीं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ,
ये है एंटोनियो लेवोसियर। ये फ्रांस के थे, पेरिस में इनका जन्म हुआ था। लेवोसियर जो है ना, इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लेवोसियर। और लेवोसियर को हम क्या कहते हैं? लेवोसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है लेवोसियर का। तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर को कहते हैं। और लेवोसियर जो है वो फ्रांस के थे और इन्होंने केमिस्ट्री के अध्ययन की विधिवत शुरुआत की थी। हालांकि लेवोसियर के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, इनका जिक्र कभी कभी आता है, एक दो जगह आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लेवोसियर के बारे में बेसिकली हम एक नियम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर ही, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लेवोसियर ने एक नियम दिया था जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। इस नियम के बारे में भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। और लेवोसियर के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते। एक रूल्स आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके अंदर हम लेवोसियर को पढ़ेंगे क्योंकि वो नियम इन्होंने ही दिया था। एक और लेवोसियर के बारे में फैक्ट मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वर्ड जो है ना, वो भी लेवोसियर ने ही दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। लेवोसियर ने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन वर्ड होता है ना, कौन सा वर्ड? ऑक्सीजन वर्ड जो होता है ना, ये ऑक्सीजन, दरअसल ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑक्सी प्लस जेंस, जिसका मतलब होता है एसिड फॉर्मिंग, यानी अम्ल बनाने वाला। ठीक है, ऑक्सीजन आप जानते हैं कि बहुत सारे एसिड में प्रेजेंट होती है, बहुत सारे अम्ल जो है वो ऑक्सीजन से ही बने होते हैं। जरा सोच कर बताओ, ऐसे एक दो अम्लों के नाम सोचो जिनके अंदर आपको ऑक्सीजन दिखाई देती हो। बड़ा सिंपल है भैया, H2SO4 है कि नहीं है? आपको पता है H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी कहा जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है? HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है कि नहीं है? एक और एसिड होता है, जैसे मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है। आपको मालूम है कि ये फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? ये फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में मिलता है। कहाँ मिलता है? लाल चींटियों में। कई बार चींटियाँ खा जाती है ना, तो खुजली सी होती है, छोटी छोटी सी घमोरी टाइप में हो जाती हैं, जिनमें पानी सा भर जाता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। तो लेवोसियर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा 11th-12th में नहीं पढ़ पाते। 11th-12th में हम लोग एक तो लेवोसियर का नियम है जो द्रव्यमान संरक्षण का है, उसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम याद रखें तो अच्छा है कि ऑक्सीजन नाम जो है वो लेवोसियर ने ही दिया था, जिसका मतलब था एसिड फॉर्मिंग, यानी ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिड बनाने का काम करता है। कई सारे एसिड में ऑक्सीजन देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि आप ये भी याद रखें तो अच्छा है कि ऑक्सीजन की खोज लेवोसियर ने नहीं की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन ऑक्सीजन नाम जो है वो लेवोसियर ने दिया था। तो बस लेवोसियर के बारे में इतना याद रखेंगे कि लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, इन्होंने ऑक्सीजन वर्ड भी दिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलो जरा इनको पहचानो, ये कौन है भाई? इनको तो पहचान सकते हैं हम लोग, ये तो इंडियन ही है। ये हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इनको PC राय भी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो है ना, इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तो इंडियन केमिस्ट्री के पिता किनको कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले तो आप किसका नाम लेंगे? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम लेंगे। इनको इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो है ना, इनको द नाइट्रेट मैन भी कहते हैं। नाइट्रेट मैन क्यों भाई?
इनको नाइट्रेट मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की। किसकी खोज की? मर्क्यूरस नाइट्रेट। मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? मर्क्यूरस नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Hg2NO3 का होल ट्वाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ Hg2NO3 का होल ट्वाइस, ये मर्क्यूरस नाइट्रेट होता है। इसकी खोज इन्होंने ही की थी और इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का भी संश्लेषण किया था। किसका संश्लेषण किया था? अमोनियम नाइट्रेट का। आप जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NH4NO3। जस्ट मैं हिस्टोरिकल बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बस इसको रटने लग जाए, नहीं नहीं, जस्ट मैं हिस्टोरिकल बातें कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, केमिस्ट्री आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय है, PC रॉय इनको कहते हैं। इनको द नाइट्रेट मैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की थी, इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण भी किया था। आप जानते हैं कि नाइट्रेट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो मोस्टली विस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं? विस्फोटक, एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक, ज़्यादातर विस्फोटकों के अंदर नाइट्रेट ही होता है। जैसे सबसे फेमस विस्फोटक होता है डायनामाइट। डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट भी नाइट्रेट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होता है, नाइट्रेट होता है, विस्फोटक होता है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। नोबेल तो जानते होंगे, इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट एक नाइट्रेट कंपाउंड ही है जो विस्फोटक होता है। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि ज़्यादातर विस्फोटक जो होते हैं वो नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को हम लोग द नाइट्रेट मैन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की थी, इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण किया था। डायनामाइट एक नाइट्रेट कंपाउंड ही है जो विस्फोटक होता है और उसकी खोज डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बस ये आपको याद रखना है कि भाई इस तरह से भी केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन आया है। अच्छा, एक बात और PC रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं कि PC रॉय, प्रफुल्ल चंद्र राय जो है ना, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री बुक किसने लिखी थी, तो आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री भी प्रफुल्ल चंद्र राय ने लिखी थी। तो देखो आप, हमने लेवोसियर के बारे में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। लेवोसियर को मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवोसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। लेवोसियर ने ऑक्सीजन शब्द दिया था जिसका अर्थ होता है अम्ल बनाने वाला। ऑक्सीजन बहुत सारे एसिड के अंदर पाया जाता है। लेवोसियर के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में जाना। इनको हम लोग इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को द नाइट्रेट मैन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की थी, इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण किया था। और जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर नाइट्रेट कंपाउंड कैसे होते हैं? विस्फोटक टाइप के होते हैं। जैसे डायनामाइट, डायनामाइट खुद एक नाइट्रेट कंपाउंड होता है जो विस्फोटक होता है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप जानते हैं डायनामाइट माइंस वगैरह होती है, वहाँ बड़े बड़े विस्फोट करने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के काम आता है। वैसे आजकल इसका मिसयूज भी होने लगा है। कई टेररिस्ट लोग होते हैं, वो डायनामाइट के जरिए विस्फोट करते हैं और इनोसेंट लोगों को मारने का काम भी करते हैं। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल साहब ने तो इसको कुछ अच्छा सोचकर ही बनाया था कि ये हमारी बहुत सारी मुश्किलें दूर कर देगा। लेकिन आजकल डायनामाइट विस्फोटक के रूप में बॉम्ब में भी इस्तेमाल होता है, जो एक दुखद बात होती है। ठीक है, तो अब जरा इसे देखो, ये क्या है? अच्छा, ये जो लुक दिख रहा है ना, ये दरअसल एक एटम का लुक है। किसका लुक है? एटम का। एटम तो जानते हैं आप लोग, परमाणु। पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में, बस हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक, आप ये भी जानते होंगे कि एटम का जो केंद्रीय भाग होता है, बीचों बीच वाला जो सेंटर वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है? वो नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ठीक, अच्छा, अगर आप ये जानते हैं तो फिर मुझे बताओ कि नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। सही है, दो ही तरह के पार्टिकल तो होते हैं। अब बताओ, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन पर कितना होता है? मतलब नेचर बता दो, क्वांटिटी तो रहने दो। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है कि नहीं होता?
क्या न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है? नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, मतलब धनावेशित होता है कि नहीं होता? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, और ये दोनों पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ये जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मालूम भी होगा, बस हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो अब जरा सोचो और सोच करके मुझे बताओ, क्या दुनिया के सभी एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है? क्या दुनिया के सभी एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एटम्स के अंदर नाभिक तो होता ही है, और नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या दुनिया के सभी एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? तो देखो, याद रखना, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है कि नहीं है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जो आपने पढ़ा है 1H1, जिसको प्रोटियम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, हम आगे इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, ठीक। हाइड्रोजन जिसे हम लोग प्रोटियम, जिसका एक समस्थानिक होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं बताओ जरा? न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या दुनिया के सभी एलिमेंट के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है जिसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। इन जनरली न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ध्यान रखोगे आप लोग। अच्छा, ये बाहर जो ये राउंड राउंड सर्कल से दिख रहे हैं, ये क्या है जरा सोच करके बताओ। ये जो है ना, ये दरअसल एनर्जी लेवल है। क्या है? एनर्जी लेवल, जिनको हम लोग ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। ये आपने पढ़ा हो तो कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष, ठीक। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी लेवल है कि नहीं है? कोष हैं। उन कोषों में ये डॉट डॉट से अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? दरअसल ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, सही है। अब मुझे बताओ इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। चलो काउंट करते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, 2 हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे चलो, 11, 12, 13, 14, ये 15, 16, 17 और 18, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 18। क्या आप किसी ऐसे एटम को जानते हैं जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो? याद करो, 10th क्लास में आ जाती है ये सारी चीज़ें। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन में। बताओ मुझे, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है कि नहीं होता? तो 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आर्गन के अंदर होते हैं ना। तो हम बस देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एटम है। सेंटर में क्या होता है भैया? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या सभी नाभिकों के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर या कोष होते हैं। उन कोष में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिए गए फिगर में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास होते हैं? आर्गन के पास होते हैं। तो ये आर्गन का डायग्राम है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। अब देखो ये डायग्राम, देखो आप लोग क्या दिख रहा है। ये भी दरअसल एटम का ही मॉडल है, ठीक। ये जो है ना बीच में, ये नाभिक ही है। क्या है? नाभिक। आपने 10th क्लास में पढ़ा हो तो रदरफोर्ड ने 10th या 9th में पढ़ा हो तो रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम था ग्रहीय मॉडल। क्या था? ग्रहीय मॉडल। और आपको पता है कि उस ग्रहीय मॉडल के अंदर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये है आपका नाभिक, और ये मान लो कोई पथ है। इस पथ में आपको एक इलेक्ट्रॉन घूमता दिखाई दे रहा है नाभिक के चारों ओर, ठीक है। ये कोई दूसरा पथ है, इस दूसरे पथ में भी आपको एक इलेक्ट्रॉन घूमता दिखाई दे रहा है नाभिक के चारों ओर। ये कोई तीसरा पथ है, और इस तीसरे पथ में भी आपको एक इलेक्ट्रॉन घूमता दिखाई दे रहा है नाभिक के चारों ओर। तो ऐसे मॉडल्स पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी आप केवल इंट्रोडक्शन लें कि ये नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर डिफरेंट पथ हैं।
उन पथों के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो इस वाले पथ के अंदर घूम रहा है। बोलो बात सही है कि नहीं है? तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। क्लियर है? चलिए इसे देखिए, ये क्या है? देखो ये इस तरह से है ना। दरअसल ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, और दोनों एटम आपस में जुड़ गए हैं। आप तो जानते हैं ना कि एटम आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हो आप लोग? अणु को कहते हो। अणु बनाते हैं। तो दरअसल ये किसी एटम के मिलने से बनने वाले अणु का ही डायग्राम है। यानी ये कोई अणु है जिसमें दो एटम आपस में मिल गए हैं, ठीक? जिसको आप यहाँ देखें कि एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। दोनों के बीच में आपको दो लाइनें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? इन दो लाइनों का मतलब क्या है? इन दो लाइनों का मतलब है डबल बॉन्ड। क्या मतलब है? डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस एटम और इस एटम के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अब जरा आप कोई ऐसा एटम सोच करके मुझे बता दें जिसमें दो एटम के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड। तो देखो O2 जो होता है, इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड से ही तो जुड़े होते हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ये O है और ये क्या है? O, और दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये O2 अणु हो सकता है। क्या हो सकता है? O2 अणु हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम लोग धीरे धीरे लेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम केवल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इसमें हमने आखिर पढ़ना क्या है, ठीक? चलिए ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये O है, उससे एक H जुड़ा है, उससे दूसरा H जुड़ा है। बताओ जरा ये क्या है? अरे भाई ये तो H2O है। क्या है? H2O। और H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो भैया वाटर भी केमिस्ट्री में आता है, क्योंकि वाटर H2O अणु है, और अणु के बारे में भी केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाता है। अगर गौर कर रहे हैं तो इस ऑक्सीजन के बगल में यहाँ डेल माइनस लिखा है और हाइड्रोजन के बगल में डेल प्लस लिखा हुआ है, ठीक? यानी डेल माइनस का मतलब है आंशिक ऋणावेश। क्या मतलब है? आंशिक ऋणावेश। यानी ऑक्सीजन पर चार्ज है यहाँ, और वो भी कितना है? आंशिक ऋणावेश है। हाइड्रोजन पर डेल प्लस मतलब आंशिक धनावेश है। तो केमिस्ट्री में हम लोग यही तो पढ़ने वाले हैं कि यहाँ ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश कैसे आया, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश कैसे आया, ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है? अब देखो, ये भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक? कितने बॉन्ड है इसमें? 1 2 3 4, ठीक? अब मैं यहाँ कार्बन लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो आप देखो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए हैं? 4। क्या ये CH4 नहीं हो जाता? अब बताओ, CH4 तो आपने पढ़ा है। CH4 क्या होता है? CH4 को मैथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथेन। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि मैथेन की संरचना, स्ट्रक्चर इस तरह से कैसे होती है। इस ज्यामिति को, इस संरचना को हम लोग चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय, ठीक है? तो ये CH4 अणु हो सकता है जिसमें कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं, चतुष्फलक की आकृति में जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें भी हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये क्या है बताओ जरा? अरे भाई ये तो सबने पढ़ी है। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है, यानी आवर्त सारणी है। बोला है कि नहीं है? ये तो आपने पढ़ी है सब लोगों ने। अब मुझे बताओ, अगर आपने ये पढ़ी है तो सोच करके मुझे बताओ कि ये आवर्त सारणी किसने बनाई थी सबसे पहले? ये आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई थी मेंडलीव ने। किसने बनाई थी? मेंडलीव ने। लेकिन क्या ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है? नहीं, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। कौन सी आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न है। और आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने में मदद किसने की थी? मौजले ने की थी। किसने की थी?
मौजले ने की थी ना। तो देखो आप कंटिन्यू रहिए, आवर्त सारणी आपको याद हो जाएगी, एक एक एलिमेंट आपको याद हो जाएगा, सारे ब्लॉक आपको याद हो जाएंगे, रूल्स सारे याद आपको होंगे। बस धीरे धीरे स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जिनका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अभी थोड़ा सा लिया है। ये क्या है? आवर्त सारणी है कि नहीं है? ये आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? मेंडलीव ने। लेकिन क्या ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है? नहीं, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं है, ये मोजले के आवर्त नियम पर आधारित सारणी है। मोजले ने आवर्त नियम दिया था, उस पर आधारित आवर्त सारणी है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखो हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पर। आप लोग धीरे धीरे कंटिन्यू रहिएगा और केमिस्ट्री को अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा।